आज का टॉपिक भी हम लोगों का अदर देन कैश से है। देखना, अदर देन कैश। इसके पहले वाले जो लेक्चर बने थे, इसके पहले वाले जो वीडियो बना था, उसमें भी अदर देन कैश से रिलेटेड प्रॉब्लम समझाया गया था, पूरी थ्योरी समझाई गई थी कि कंपनी जो है शेयर दो पर्पज से जनरली इशू करता है, फॉर कैश एंड सेकेंड फॉर अदर देन कैश। ये पूरी बात लेक्चर नंबर 14 में समझाया गया है। उस वीडियो को जरूर जाकर देख लें, ठीक है, ताकि 15 नंबर वीडियो को समझने में और सुविधा हो, कोई कंफ्यूजन न रहे। तो मैं 14 नंबर जो लेक्चर है उसमें समझा दिया था कि अगर अदर देन कैश का केस है, अगर कोई कंपनी शेयर इशू कर रहा है अदर देन कैश, कैश के अलावे अगर ये केस है, तो इसमें मैं बोला था कि दो तरह की प्रॉब्लम आ सकता है इस टॉपिक में। एक तो कि आप किसी दूसरे कंपनी का कोई प्रॉपर्टी खरीदे हो दूसरे कंपनी से, ठीक है, प्रॉपर्टी खरीदे हो, दैट इज एसेट खरीदे हो, केवल एसेट, और बदले में पेमेंट शेयर से कर रहे हो। एक तो यह बात होगी कि आप किसी भी दूसरे बिजनेस का, दूसरे कंपनी का कोई एसेट परचेज किए हो और बदले में आप उसका पेमेंट शेयर से कर दिए हो, तो अदर देन कैश का ही टॉपिक हो गया ये, ठीक है। तो उस पर मैं कंप्लीट प्रॉब्लम बनाया हुआ हूं और समझाया हुआ हूं लेक्चर नंबर 14 में। साथ में उसी लेक्चर में मैं समझाया था कि दूसरा जो कारण होता है यहां कि आप पूरे बिजनेस को खरीद ले रहे हो। जैसे मैं एग्जांपल लिया था कि मान लो दो कंपनी है, एक एक्स लिमिटेड और दूसरा है वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड जो है वाई लिमिटेड की पूरी बिजनेस, रनिंग बिजनेस को जो है वो खरीद रहा है। वाई लिमिटेड अपना बिजनेस को बेचना चाह रहा है और एक्स लिमिटेड जो है वो लेना चाह रहा है, यानी पूरा बिजनेस ही खरीदा जा रहा है। लेकिन इस शर्त पर खरीदा जा रहा है कि जो भी उस बिजनेस को खरीदने के बदले पेमेंट किया जाएगा वो शेयर से किया जाएगा, ठीक है, कैश में नहीं किया जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि पार्शियली पेमेंट शेयर से किया जाएगा और पार्शियली पेमेंट कैश से किया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ पेमेंट आप शेयर से कर रहे हो, तभी अदर देन कैश का मामला आने वाला है। यानी क्वेश्चन मिक्स भी हो सकता है। एक तो प्रॉब्लम में हो सकता है कि आप पूरा बिजनेस खरीद के जितना में भी खरीदे हो, जो भी वैल्यू तय हुआ था कि आप बिजनेस को कितना में खरीदे हो, उस पूरे वैल्यू का, पूरे प्राइस का पेमेंट आप केवल शेयर से कर दें, तो शेयर वहां इशू किया जा रहा है, कहलाएगा ये अदर देन कैश। एक ऐसा भी होगा कि मान लो पूरा बिजनेस खरीद लिए हो, बदले में पेमेंट हमको शेयर से भी करना है, कुछ पेमेंट शेयर से करना है और कुछ पेमेंट कैश में करना है, ऐसा भी हो सकता है। तो आज का जो लेक्चर है देखो हमारा परचेज ऑफ बिजनेस, क्योंकि परचेज ऑफ एसेट्स रिलेटेड इसके पहले वाले लेक्चर में पूरी बात समझाते हुए उस पर एक प्रॉब्लम बनाकर भी मैं दिखा दिया हूं, इसलिए आप उस वीडियो को जाकर देखो, ठीक है, तो पूरी बात समझ में आ जाएगी क्या हुआ है मामला अदर देन कैश को लेकर। अब देखो इसमें हम लोग केवल आज की वीडियो में क्या बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में कि परचेज ऑफ बिजनेस, अगर पूरी बिजनेस को परचेज कर लिया जाए, तो मैं बोला था कि जब बिजनेस को परचेज करोगे, ठीक है, तो कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना होगा। देखो इधर लिखा हुआ रिमार्क्स, ध्यान देने की बातें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो इधर लिखा हुआ है, इतनी बात पर ध्यान देना है, मैं समझा रहा हूं, देखो, ठीक है। जब कोई बिजनेस परचेज कर लिया जाएगा तो कौन कौन सी बात को इस दिमाग में सेट करोगे, कौन कौन सी बात आपके दिमाग में चलना चाहिए, वो चीज देखो यहां पर लिखा गया है। पहला लिखा गया है पीसी ऑब्लिक पीपी। मैं बोला था कि पीसी फॉर होता है परचेज कंसीडरेशन। अरे भाई, अगर किसी का बिजनेस खरीदे हो तो क्या फ्री में खरीदे हो जी, उस पर वैल्यू तय हुआ होगा ना कि कितना आप उसको पेमेंट करोगे, उसके बिजनेस को लेने के एवज में आप कितना उसको पेमेंट करोगे। तो जितना भी आप पेमेंट करोगे, जो भी प्राइस तय हुआ है कि कितना में वो बिजनेस लिया जा रहा है, उस प्राइस को ही कहा जाता है पीसी परचेज कंसीडरेशन या पीपी परचेज प्राइस। तो सबसे पहले जब प्रॉब्लम आपको मिल जाए इस टॉपिक से, यानी बिजनेस को परचेज किया गया हो और बदले में पेमेंट शेयर से किया जाना है, तो सबसे पहला चीज स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या चलना चाहिए कि उस प्रॉब्लम में पीसी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है,
ठीक है। पीसी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? अगर नहीं दिया हुआ है तो लिखा हुआ नंबर 2 कि हाउ कैलकुलेट पीसी। फिर पीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? इफ नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम में पीसी नहीं दिया गया, प्राइस तो चाहिए ही ना जी, तभी तो आप शेयर उतना का जारी करोगे ना। जब वैल्यू नहीं रहेगा तो शेयर कितना का हम जारी कर देंगे? अपने मन से जितना बुझा उतना का थोड़ी जारी कर दोगे। तो पहले तो वैल्यू होना चाहिए, परचेज प्राइस होना चाहिए। जब बिजनेस को परचेज कर रहे हो तो उसका परचेज प्राइस होना चाहिए कि कितना में परचेज किए हो, फिर उतना का पेमेंट हम शेयर से करेंगे या मिक्स करके पेमेंट करेंगे, कुछ शेयर से कुछ बैंक से, तो प्राइस तो होना ही चाहिए ना भाई। तो सबसे पहला इस तरह की प्रॉब्लम में ध्यान क्या देना है कि परचेज प्राइस प्रॉब्लम में दिया गया है कि नहीं दिया है, यानी परचेज कंसिडरेशन दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अगर नहीं दिया गया है तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करें, ये ध्यान में रखना है कि कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो कैलकुलेट करके भी हम लोग देखेंगे। यहां लिखा हुआ है कि हाउ कैलकुलेट पीसी इफ नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी देखो समझेंगे यहां पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, अगर मान लो परचेज प्राइस ठीक है दिया हुआ है प्रॉब्लम में, या नहीं दिया हुआ है तो आप कैलकुलेट कर लिए हो, तो एक काम तो कर लिया कि परचेज प्राइस आप निकाल लिए हो, या प्रॉब्लम में दिया हुआ है। अब कहता है कि मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है परचेज प्राइस तय हो गया कि 10 लाख रुपए में बिजनेस लिया गया, तो मोड ऑफ पेमेंट, पैसा देने का तरीका क्या होगा, ये भी समझना होगा कि प्रॉब्लम में मोड ऑफ पेमेंट क्या दिया हुआ है। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी, पीसी का पेमेंट करने का मोड क्या दिया हुआ है, तरीका क्या दिया हुआ है। मैं तरीका में क्या समझाया, मैं तरीका में ही समझाया कि या तो आप शेयर से पेमेंट करोगे, फुली आप शेयर से पेमेंट कर दोगे, या पार्शियली आप शेयर से पेमेंट करोगे और पार्शियली आप चेक पेमेंट कर दोगे, यानी बैंक से पैसा दे दोगे उसको, यही ना होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम में मोड ऑफ पेमेंट क्या दिया हुआ है ये भी पढ़ना है। स्टूडेंट को कौन कौन सी बात को दिमाग में सेट करना है प्रॉब्लम बनाते समय। जब ये टॉपिक पर प्रॉब्लम आ जाए कि पूरे बिजनेस को खरीद लिया गया है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को पढ़ना और पढ़ कर देखना उसमें पीसी दिया हुआ है कि नहीं, कितना हमें बिजनेस को लिया गया। ठीक है, नहीं दिया गया तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पर हम लोग आएंगे। अगर पीसी तय हो गया तो फिर मोड ऑफ पेमेंट, उस पीसी का पेमेंट कैसे करना है हम लोगों को, यह दिमाग में आना चाहिए। तो देखो दो साइड किया हुआ है पेमेंट में कि फुली फ्रॉम शेयर्स, पूरा का पूरा शेयर से कर दोगे, फुली फ्रॉम शेयर्स, और लिखा हुआ और पार्शियली फ्रॉम शेयर्स एंड पार्शियली फ्रॉम बैंक। क्लियर बात हो गई। देखो मैं जो समझाया वो लिखा हुआ भी है। ये दो सिचुएशन हो सकते हैं देखो पेमेंट के लिए, फुली फ्रॉम शेयर्स, इधर फ्रॉम इक्विटी शेयर्स और फ्रॉम प्रीफरेंस शेयर्स, जो भी शेयर हो जिस शेयर से कर रहे हो। अगर आप शेयर से पेमेंट कर रहे हो, इफ फ्रॉम शेयर्स लिखा हुआ है, इफ फ्रॉम शेयर्स, ठीक है, देन शेयर्स आर इशूड, ठीक है, या शेयर में बी इशूड, ये कर सकते हो, शेयर में बी इशूड इधर एट पार और एट प्रीमियम। अब ये मैं पहले वाला लेक्चर में समझाया हुआ हूं, देखना। ठीक है, कि अगर एट पार में इशू किया गया है तब उसकी एंट्री लेते समय प्राइस कैसे तय किया जाएगा, और एट प्रीमियम पर अगर शेयर जारी किया गया है तो इसका वर्किंग करके हम लोग नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे। तो मैं एक फार्मूला यूज करने की बात बोला था कि ड्यू बाय रेट, ये फार्मूला लगा लेना तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा कि कितना शेयर दे रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसके पहले वाले वीडियो को कैलकुलेशन ठीक से देख लेना। तो मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले पीसी देखना है, पीसी नहीं दिया गया है तो कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट कर लिया तो फिर पेमेंट करने का जुगाड़ करना है। पेमेंट कैसे किया जाएगा, फुली फ्रॉम शेयर्स, पूरा शेयर से कर दिए, या पार्शियली फ्रॉम शेयर्स एंड पार्शियली फ्रॉम बैंक, पार्शियली शेयर से और पार्शियली बैंक से, ऐसा कर सकते हो। अब प्रॉब्लम में पढ़कर देख लेना प्रॉब्लम में क्या दिया गया है। ठीक है ना, अगर लिखा हुआ इफ फ्रॉम शेयर्स, अगर शेयर से पेमेंट कर रहे हो, देन शेयर में बी इशूड इधर एट पार और एट प्रीमियम, दो ही प्राइस होता है। तो ये तो कंपनी लेने वाला जो है, जो परचेजर है, वो तय करेगा कि भैया हम शेयर से पेमेंट आपको करेंगे जरूर, लेकिन शेयर हम एट पार पर जारी करेंगे या एट प्रीमियम पर, ये तो पहले ही एग्रीमेंट हो जाती है, पहले ही तय हो जाएगा कि हम जो शेयर आपको देंगे वो प्रीमियम पर देंगे या एट पार पर देंगे। तो जो भी रहेगा प्रॉब्लम पढ़ के देख लेना है। एट पार वाला केस है तो एट पार वाला एंट्री करके
एंट्री तो खैर वही होना है, अमाउंट एट पार, कैलकुलेशन एट पार वाला कर लेना। और प्रीमियम का केस है तो वर्किंग जो प्रीमियम वाला सिखाया गया है इसके पहले वाले लेक्चर में, ड्यू बाय रेट, वैसे निकाल लेना। अमाउंट कैसे भेजें, एंट्री में चेंजिंग तो होता नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये पूरी बात को समझ गया क्या था मामला। अगर पीसी नहीं दिया गया है, ठीक है, मैं बोला हूं कि जब भी एट पार का केस हो, प्रीमियम का केस हो, अदर देन केस, कैश के केस में, अदर देन कैश के केस में अगर शेयर से पेमेंट कर रहे हो, तो मैं बोला था कि एक फार्मूला लगाना जो डिवेंचर चैप्टर में भी काम करेगा। नंबर ऑफ शेयर निकाल लिया जाता है डी बाई रेट करके, ठीक है। इसकी पहले वाली वीडियो में कंप्लीट देखना, समझना है भाई, देखो वहां से पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा वर्किंग का, ठीक है। अब देखो मोड ऑफ पेमेंट में लिखा, यहां पर अब आया है कि हाउ कैलकुलेट पीसी। पीसी अगर आपका नहीं दिया हुआ है, पीसी ऑब्लिक पीपी, तो मैं बोला था देखो कि इसको निकालने के लिए जो भी एसेट्स कंपनी का होगा, टोटल एसेट्स, ठीक है ना, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज इक्वल टू हो जाता है पीसी। यानी एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज कर दोगे तो ये पीसी हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इन डेप्थ में जाएंगे, देखो पीसी निकालने का और भी तरीका होते हैं, उतना उलझा हुआ चीज 12 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं देने वाला है। पीसी कोई साधारण चीज नहीं है, आगे जाकर बीकॉम में जाओगे, आगे बढ़ोगे, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं जहां पीसी निकालना पड़ता है, और उसमें बहुत लंबी लंबी मेथड आई हुई है पीसी निकालने का, ठीक है। तो अभी आपको जो जरूरत यहां पर है, जितनी जरूरत आपका है उतना मैं यहां बताने की प्रयास कर रहा हूं, देखो जिससे आपकी प्रॉब्लम बन जाए। तो पीसी नहीं दिया हुआ है तो सीधे एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके पीसी निकाल लेना। आउटसाइडर लायबिलिटी में जैसे क्रेडिटर्स आ गया, बिल्स पेबल आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, डिवेंचर्स आ गया, ये सब आउटसाइडर्स लायबिलिटी होते हैं। इनसाइडर लायबिलिटी में क्या कौन सा आ जाएंगे, शेयर होल्डर लोग, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये सब इनसाइडर लायबिलिटी होते हैं। तो यहां पर इनसाइडर लायबिलिटी नहीं, आउटसाइडर लायबिलिटी को माइनस करना है, ठीक है ना। तो चलो ये पूरी पॉइंट को समझ गया क्या है यहां पर, कौन कौन सी बात पर ध्यान देना है। ये रिमार्क्स की जो बात मैं बोला, ये रिमार्क्स की बात जो मैं बोला, कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना है। रिमार्क्स मतलब ध्यान देने की बातें, प्रॉब्लम बनाओगे तो कौन कौन सी बात पर ध्यान देना है। अब देखो मैं आ रहा हूं कि जब हम लोग, इसके बाद देखो लास्ट पॉइंट यहां पर आया है जर्नल, कि अब इतनी सारी चीज को जब समझ गया तो जर्नल पास करना है। कैसे जर्नल पास करें, हाउ टू पास जर्नल, यह जर्नल आ गया देखो, ठीक है। तो मैं उसी जर्नल पर आ रहा हूं। देखो जर्नल के लिए दो साइड यहां पर किया हुआ है कि ठीक है बिजनेस का एसेट्स भी लिए हो और लायबिलिटी भी लिए हो। लायबिलिटी मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी। तो देखो जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से दो साइड किया गया है, यहां पर देखना जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हेन एसेट्स आर मोर देन लायबिलिटी, मोर देन नहीं लिखे, यहां पर साइन दिया गया है मैथमेटिकल साइन, मोर देन लायबिलिटीज, ठीक है। व्हेन एसेट्स आर मोर देन लायबिलिटीज, तब जर्नल कैसे होगा, ठीक है। और यहां याद देखो व्हेन एसेट्स आर लेस देन लायबिलिटीज, ठीक है, जब एसेट्स जो है लायबिलिटी से कम हो। यहां है जब एसेट्स लायबिलिटी से ज्यादा हो, और यहां है कि जब एसेट्स लायबिलिटी से कम हो। तो जर्नल हम लोग कैसे करेंगे ये समझना है, देखो ठीक है ना। तो मैं जर्नल पर आ रहा हूं, देखना है अब इधर की सारी बात को मैं हटा रहा हूं, देखना ये पूरी बात मैं यहां से हटा रहा हूं। देखो अगर हम लोग यहां वाला जर्नल पास करेंगे इस केस में, तो यहां पर होता है देखो इंडिविजुअल एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, इंडिविजुअल एसेट अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल लायबिलिटीज अकाउंट, इंडिविजुअल
लाइबिलिटीज अकाउंट, और 2 यहां पर होता है देखो वेंडर अकाउंट, ठीक है ना, वेंडर अकाउंट। यहां पर पैसा पीसी वाला देखना देना है, पीसी वाला जितना में बिजनेस को लिए हो। अरे भाई जब बिजनेस किसी का खरीदा है तो जितना में आप खरीदे हो वो प्राइस तो देना है ना, तो देना है मतलब लाइबिलिटी, और जो प्राइस आपको देना है उसको पीसी बोल रहे हो। किसको दोगे? सेलर को, तो सेलर को वेंडर कहा जाता है। तो वेंडर को भी लाइबिलिटी क्रिएट करोगे, यहां पर लाइबिलिटी बनाकर रखोगे जब तक उसका पेमेंट नहीं कर रहे हो, इसलिए वेंडर को भी क्रिएट किया जाएगा। बिजनेस का एसेट लिए हो, इंडिविजुअल एसेट का मतलब जो जो एसेट्स लिया एसेट वाइज यहां पर डेबिट करते चले जाएंगे, जैसे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर एंड पिक्चर्स अकाउंट डेबिट, वैसे सारे एसेट्स को इंडिविजुअली डेबिट करेंगे जो जो एसेट्स लिए हो। उसी तरह लाइबिलिटी, इंडिविजुअल लाइबिलिटी में सारे लाइबिलिटी जो जो लिए हो, ठीक है, लाइक क्रेडिटर्स अकाउंट, बीपी अकाउंट, बीओडी अकाउंट, तो ऐसे लिखेंगे 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, 2 बीपी अकाउंट, 2 बीओडी अकाउंट, और लास्ट में लिख देंगे 2 वेंडर्स अकाउंट, बिजनेस को जितना में खरीदे हो यानी पीसी के लिए। अब देखो हो क्या रहा है यहां पर, समझो, व्हेन एसेट्स आर मोर देन लायबिलिटीज, जैसे मान लो ये एसेट्स आप टोटल 5 लाख रुपए का लिए हो, सारे एसेट्स को जोड़ने से 5 लाख आ रहा है। आपका यहां पर जो इंडिविजुअल लायबिलिटी आया हुआ है ये 2 लाख रुपए का आया हुआ है, 2 लाख रुपए का, ठीक है ना। इंडिविजुअल जो लायबिलिटी आया हुआ है वो 2 लाख रुपए का आया हुआ है, और पीसी जो तय हुआ है वो 2,50,000 तय हुआ है। पीसी प्रॉब्लम में पीसी दिया हुआ है 2,50,000। मान लो इमेजिनरी फिगर है कि सारा एसेट को जब हम लोग जोड़ देंगे, डेबिट जितना भी एसेट किए हो 5 लाख आया, क्रेडिट में देखो तुम्हारा जो भी लायबिलिटी आया हुआ सारा लायबिलिटी 2 लाख का है, और जो तुमको पेमेंट करना है वो 2,50,000 पेमेंट करना है। डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। देखो डेबिट क्रेडिट इक्वल हो रहा है क्या? इसमें सारी बात हमने लिख दिया यहां पर, इक्वल हुआ क्या? नहीं हुआ। क्रेडिट में देखो कम पड़ा हुआ है। अरे भाई आप फायदे में ना हो जी, एसेट्स ज्यादा का मिल गया और लायबिलिटी कम का मिल रहा है, पेमेंट कम करना है और अपने पास खजाना ज्यादा है। एसेट मिल गया, संपत्ति मिल गया 5 लाख का, और लायबिलिटी तुम्हारा देनदारी देखो 4,50,000 का है, तो 50,000 का तो फायदे में हो ना, फायदे में। पेमेंट करना है 2 लाख और 2,50,000, 4,50,000 पेमेंट करना है, और हमारे पास एसेट्स 5 लाख का है, एसेट्स मिल गया 5 लाख का और लायबिलिटी हमारे पास 4.5 लाख का, तो हम तो फायदे में है 50,000 का ना जी। तो वो जो फायदा देख रहे हो 50,000 का, उसके लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे उस प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट देख रहे हो 50,000, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 50,000। ये 50,000 कहां से आया? ये बैलेंसिंग फिगर हो गया है। क्या है ये? बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस में निकलेगा। तो जब ये सिचुएशन रहेगा तो बैलेंस में ऑलवेज क्या निकलेगा? कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना। जो प्रॉफिट आया है वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। मैं समझा दिया हूं कि प्रॉफिट जनरली 2 तरह के होते हैं, कैपिटल नेचर प्रॉफिट, रेवेन्यू नेचर प्रॉफिट। कैपिटल नेचर प्रॉफिट दैट इज नॉन रिकरिंग नेचर, जो कभी कभी होने वाला है। तो ऐसा सिचुएशन तो कभी ना आएगा। रोजे किसी का बिजनेस खरीद लेगा क्या जी? है संभव क्या कि रोज किसी का बिजनेस खरीद ले हम लोग? सामान थोड़ी है, गुड्स थोड़ी है, ये कोई प्रोडक्ट थोड़ी है कि रोज खरीदोगे रोज बेचोगे, ठीक है। तो कभी कभार ये घटना घटती है, तो कभी कभार ये इनकम होने वाला है, और जो कभी कभार होने वाला इनकम उसको कैपिटल नेचर इनकम कहा जाता है। और जब कैपिटल नेचर के इनकम को किसी रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे तो कैपिटल रिजर्व कहा जाता है। यही ना होता है जी। मैं समझाया हुआ हूं कि किस रिजर्व की उत्पत्ति किस प्रॉफिट से हुआ है। किसी भी रिजर्व की उत्पत्ति प्रॉफिट से ही हुआ है, लेकिन किस रिजर्व की उत्पत्ति किस प्रॉफिट से हुआ है ऐसा मैं समझा चुका हूं कि आप जो भी रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो और उसको अगर किसी रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो तो वैसे रिजर्व को जनरल रिजर्व या रेवेन्यू रिजर्व कहा जाएगा। लेकिन जब कोई कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है और उसको रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो तो वो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा, ठीक है। तो ये कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर में देख लेना। समझ में आ गया बात? तो एक साइड का देखो जर्नल में समझा दिया है। अब मैं देखो यहां आ रहा हूं कि व्हेन एसेट्स आर लेस देन लायबिलिटीज, यानी
विपरीत जब सिचुएशन हो जाएगा, देखो इसका उल्टा सिचुएशन अब कह रहा है कि एसेट्स हमारे पास कम का है और लाइबिलिटी ही ज्यादा का आ गया, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, अब समझो। देखो तो बैलेंसिंग फिगर ऑलवेज यहां पर कैपिटल लेजर निकलेगा जब सिचुएशन ये होगा। अब मैं जा रहा हूं उधर देखना, ठीक है ना। सेकेंड साइड में वो देखो, यहां पर मैं आ गया। अब यहां जैसे मान लो आ गया इंडिविजुअल एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। इंडिविजुअल एसेट अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल लाइबिलिटीज अकाउंट टू यहां पर आ गया वेंडर अकाउंट। अब वेंडर अकाउंट को क्यों यहां क्रेडिट कर रहे हैं, किसके लिए क्रेडिट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, पीसी के लिए, जितना में बिजनेस खरीदे हो। अब जैसे मान लो यहां पर 3 लाख रुपए का लाइबिलिटी हमें मिला हुआ है और 2,50,000 मान लो हमारा पीसी दिया हुआ है प्रॉब्लम में। अब लाइबिलिटी की टोटल देखो 5,50,000 है, इतना प्रॉब्लम में दिया हुआ है मान लो, भले अभी इमेजिनरी फिगर आई है लेकिन मानो प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है। लेकिन टोटल एसेट जो डेबिट किए हो वो 5 लाख रुपया का ही डेबिट किए हुए हो। टोटल जो एसेट है वो 5 लाख का है। अब बताओ डेबिट क्रेडिट इक्वल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। लाइबिलिटी तुमको ज्यादा कम मिल गया, देखो 3 लाख और 2,50,000, 5,50,000 की लाइबिलिटी मिल गया, 5,50,000 की लाइबिलिटी है, जबकि एसेट्स यहां पर 5 लाख का ही है। यानी देनदारी आपका ज्यादा है, पे आपको ज्यादा करना है लाइबिलिटी का। बताओ ऐसा सौदा जल्दी होता है क्या कि हमें एसेट्स कम का मिले और लाइबिलिटी ज्यादा कर देना पड़ जाए? ऐसा सौदा जनरली देखे हो, ऐसा सौदा जनरली होता है क्या? बट कभी कभी होता है मजबूरी में। मजबूरी का नाम सुने हो ना जी, मैं सुना है कि नहीं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ऐसा कहावत कहता है लोग, ठीक है ना। तो बस यही कहानी है। क्या करोगे, जैसे मान लो कि आज मान लो हम 10,000 रुपया फीस ले रहे हैं ऑफलाइन में 12 के बच्चे से, पूरी अकाउंट्स को पढ़ाने के लिए। अब बच्चे बहुत सारे हमारे पास है और गुडविल में मार्केट में बहुत जमा हुआ है। अगले सेशन में जाके मैं उस फीस को 15,000 कर दिया। अब अगर मार्केट में मेरा कोई विकल्प नहीं है, मेरा कोई विकल्प नहीं है मार्केट में स्टूडेंट्स के पास, तो बताओ स्टूडेंट 15,000 देंगे या नहीं देंगे? मुझे देंगे यार, मजबूरी है, देंगे, ठीक है। और मैं डिजर्व करता हूं कि लूंगा। तो बस यही होती है बात, समझ गया बात को ना। तो बस वही सिचुएशन है यहां पर, वही सिचुएशन समझ लेना। तो अब यहां पर डेबिट साइड में डिफरेंस देख रहे हो, मैं आपसे 10,000 फीस के बदले अब नेक्स्ट ईयर में 15,000 का फीस चार्ज कर दिया स्टूडेंट से, और फिर भी स्टूडेंट देने के लिए तैयार हैं। किस बात को लेकर? क्या मार्केट में मेरा है भाई? गुडविल है, गुडविल मार्केट में मेरा। क्या है मार्केट में मेरा? गुडविल, जिस बात का मैं पैसा आपसे ज्यादा ले पा रहा हूं, ठीक है। तो डेबिट साइड में अगर कोई शॉर्टेज आ जाए तो डिफरेंस का नाम गुडविल बोल देना, गुडविल। गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000, ये बैल फिगर हो जाएगा, देखना, ठीक है ना। अरे बैलेंसिंग फिगर यार, बैले फिगर मत समझ लेना, बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है ना, लिखा गया है बस फिगर, पाना बैलेंसिंग फिगर। तो सेकेंड वाला जब सिचुएशन रहेगा व्हेन एसेट्स आर लेस देन लायबिलिटीज, तो जो डिफरेंस आएगा वो डेबिट साइड में आएगा, और जब डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा तो नाम दे देना गुडविल, ठीक है। अब क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व। बस इतनी सी कहानी है, देख लेना जर्नल को लेकर, ठीक है। सारे बच्चे समझ गए हो, सब लोग का ये जर्नल क्लियर हो गया है, पूरी लॉजिक समझ गया क्वेश्चन का, ठीक है। ये टॉपिक की पूरी लॉजिक समझ गए सब लोग, ठीक है, चलो समझ गए हो। अब देखो मैं एक प्रॉब्लम यहां पर लिया हुआ हूं, ठीक है ना, फटाफट देखो इस प्रॉब्लम को। देखो प्रॉब्लम फट से पढ़ो, क्या है प्रॉब्लम, पढ़ना शुरू कर लो भाई, मैं तब तक इधर मिटा रहा हूं, तब आप लोग पढ़ो। देखो
राज लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम रागनी लिमिटेड। राज लिमिटेड परचेज किया बिजनेस रागनी लिमिटेड से फॉर ए सम ऑफ ₹5 लाख। देखो यहां पर पीसी दिया हुआ है भाई, ये पीसी दिया हुआ रखना, ये यहां जो देख रहे हो यही पीसी है, क्योंकि क्लियर लिख दिया कि जो बिजनेस लिया गया राज लिमिटेड जो है वो बिजनेस लिया है किसका, रागनी लिमिटेड का। रनिंग बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस जो रागनी लिमिटेड का था उसको राज लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है कितना रुपया में, 5 लाख रुपया में। तो प्राइस तो तय हो गया, तो इस प्राइस को पीसी कहा जाएगा। तो पीसी तो दिया हुआ है इसमें। अब देखो, अब लिख रहा है 5 लाख पेबल एज 4,40,000 इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड बैलेंस बाई ए बैंक ड्राफ्ट। अब देखो ये 5 लाख का पेमेंट जो है ये पेमेंट शेयर से भी कर रहा है और बैंक से भी कर रहा है। बैंक ड्राफ्ट का मतलब बैंक पेमेंट है, चेक से पेमेंट, ठीक है। बैंक बैलेंस घट जाएगा, बैंक ड्राफ्ट का मतलब भी वही है, बैंक बैलेंस घटना है, रखना। तो मोड ऑफ पेमेंट भी देखो यहां पर आ गया। मैं उधर जो वर्किंग रिमार्क्स में समझाया था, पीसी भी दिया हुआ है, मोड ऑफ पेमेंट भी दिया हुआ है। पार्शियली बोलता है शेयर से, अब पार्शियली बोल दिया कि आप ड्राफ्ट से पेमेंट कर दो, यानी बैंक पेमेंट है, ये समझ लो। अब 4,40,000 का पेमेंट कर रहे हो, देखो 4,40,000 का शेयर पेमेंट कर रहे हो, शेयर से 4,40,000 का, ठीक है ना, ये रुपया में दिया हुआ रखना। तो जो बैलेंस बच रहा है कितना बच रहा है, 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपया चेक पेमेंट कर, बैंक से पेमेंट कर देंगे हम लोग। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को पढ़ के समझने की प्रयास करेंगे, देखो ठीक है ना। अब यहां 5 लाख टोटल पेमेंट करने हैं, शेयर से पेमेंट करना है 4,40,000 और बैंक पेमेंट करना है 60,000। अब शेयर से चूंकि रुपया निकाल के दे दिया है तो फॉर्मूला मत लगा देना है डी बाई रेट, ठीक है ना। अगर शेयर का दाम दिया रहता केवल कि हाँ 10 का शेयर 12 में दे रहे हैं, ठीक है, 10 का शेयर 12 में दे रहे हैं, ऐसा लिख देता कि एड पार पर शेयर इशू किया गया, एड प्रीमियम पर शेयर इशू किया गया, कितना शेयर इशू किया गया। अगर तुम नंबर ऑफ शेयर निकालना चाहोगे, 4,40,000 रुपया तो रुपया दिया हुआ है कोई 4,40,000, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, कहीं प्रीमियम की बात नहीं बोला, तो एड पार पर है। तो अगर नंबर ऑफ शेयर निकालना है तो मैं अपना पहला ही दूसरा वीडियो में फॉर्मूला लिखाया हो, 3 गो फॉर्मूला देखना, ठीक है। तो अगर मान लो 4,40,000 रुपया का शेयर दे रहे हो, एक शेयर की प्राइस 10 रुपया है, तो 10 से इसमें डिवाइड कर दोगे तो 44,000 शेयर निकल जाएगा, 44,000 शेयर, ठीक है, ऑफ ₹10 ईच। तो नंबर ऑफ शेयर भी आ जाएगा। समझ गया बात को ना। चलो अब यहां कहता है कि द एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। अब कहता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटी का डिटेल्स क्या है भाई, क्या क्या लिए हैं। तो बोलता है प्लांट एंड मशीनरी लिए हो 1,80,000 का, बिल्डिंग लिए हो 1,80,000 का, सन्ड्री डेटर लिए हो 60,000 का, स्टॉक लिए हो 1 लाख का, कैश लिए हो 40,000 का, और क्रेडिटर है तुम्हारा देखो 40,000 का। एक केवल आउटसाइडर लायबिलिटी आया हुआ है, देखो इसमें क्रेडिटर, ठीक है ना। अब बोलता है कि जर्नलाइज द एबव ट्रांजैक्शन, बोलता है कि जर्नल पास करो। चलो हम लोग जर्नल पास करते हैं, देखो जर्नल हम लोग करेंगे, हम लोग जर्नल करते हैं, देख लो, ठीक है ना। डेट पार्टिकुलर्स, ठीक है ना, LF रुपीज डेबिट क्रेडिट, ठीक है। चलो भाई ये जर्नल हो रही है, देखो लो। अब जो जो एसेट्स लिए हो सबको डेबिट करोगे ना, तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट करोगे 1,80,000 से, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,80,000, ठीक है। और क्या है, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करोगे 1,80,000, तो 3,60,000 का दी हो गया 2 गो एसेट, ठीक है। और क्या है, सन्ड्री डेटर्स, अब आ गया देखो सुंदरी डेटर्स,
ठीक है ना। अब सुंदरी ही मत समझ जाना यार, सन्ड्री लिखा हुआ है, ठीक है। मैं देखो बिंदास पढ़ाता हूं जॉली मूड में, ये समझते रहना बीच में अपने से, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर देखो सुंदरी डेटर्स आ गया 60,000 रुपए का, 60,000 रुपए का। और क्या मिला अपने को, स्टॉक मिला हुआ देखो 1 लाख का, स्टॉक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए का, ठीक है। और क्या है, कैश भी आया हुआ है देखो, कैश अकाउंट डेबिट कितना का है देखो 40,000 का, ये भी आ गया देखो 40,000 का। सारा एसेट्स लिख दिए, अब बच गया लायबिलिटी। अब जब सारा एसेट्स को यहां डेबिट कर लोगे तो एक लाइन यहां जगह छोड़ के तब नीचे में लिखना देखो 2। क्यों नहीं यहां जगह छोड़ दिए, अब ध्यान से समझ सकता है सब लोग कि अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आ गया तो गुडविल लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में आ गया तो ठीक है, क्रेडिट साइड में तो जगह नीचे खाली है कैपिटल जोर लिख लेंगे, लेकिन डेबिट में जगह यहां नहीं छोड़ोगे तो फिर बाद में मिटाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन जगह छोड़ देना चाहिए। अब तो हमको अभी पता नहीं ना है जी कि गुडविल निकलेगा कि कैपिटल रिजर्व, ये तो हम लोग एडलेस करेंगे एंट्री के बाद तभी पता चलेगा ना कि डेबिट में शॉर्टेज है कि क्रेडिट में शॉर्टेज है, ठीक है। अब देखो 2 यहां पर आ गया क्रेडिटर्स, 2 क्रेडिटर्स अकाउंट आ गया देखो यहां पर कितना, सन्ड्री क्रेडिटर लिखा हुआ था 40,000, तो सन्ड्री क्रेडिटर लिख लेना। और 2 यहां पर आ गया देखो वेंडर, ठीक है ना, वेंडर हो गया, वेंडर अकाउंट या वेंडर ऑफ रागिनी लिमिटेड ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, या रागिनी लिमिटेड ये लिख सकते हो। वेंडर के जगह नाम दिया हुआ रागिनी लिमिटेड तो रागिनी लिमिटेड भी लिख सकते हो यहां पर, वेंडर अकाउंट के जगह पर रागिनी लिमिटेड भी कर सकते हो, देखो यहां रागिनी लिमिटेड अकाउंट ये भी कर सकते हो। कितना में लिया गया है बिजनेस को, पीसी की बात किया गया, पीसी 5 लाख दिया हुआ है देखो, तो ये 5 लाख रुपया पीसी वाला लिख दिए हम लोग, ठीक है ना। रागिनी लिमिटेड को यहां पर पीसी के लिए लाया गया है, पीसी जितना में खरीदे हो। अब हमारा सारा कुछ यहां पर हो चुका है देखो, अब मिलाकर देखो डेबिट क्रेडिट बड़ा है या क्रेडिट बड़ा है, देख लो। तो 80 80 160 3,60,000, 360 4,20,000, 5,20,000, 5,60,000 है देखना। डेबिट में तुम्हारा जो है ये 5,60,000 है, जबकि क्रेडिट में देख रहे हो 5,40,000 है। अब बताओ डेबिट बड़ा है या नहीं है, यानी एसेट ज्यादा का मिला है, लायबिलिटी कम का है, ठीक है। तो हम तो प्रॉफिट में है, फिर तो प्रॉफिट में है तो यहां पर चला गया देखो कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना से प्रॉफिट में हो 20,000 से, ठीक है ना, 20,000 से। समझ गया बात को। अब यहां पर बिंग करके अपना नरेशन लिख देना, ठीक है, बिंग बिजनेस परचेज लिख देना या बिंग रनिंग बिजनेस परचेज ऑफ रागिनी लिमिटेड ऐसे लिख देना, मैं बोल रहा हूं लिख लेना, ठीक है। तो पहला एंट्री तो हम लोग का हो गया देखो, एक एंट्री। अब यहां दूसरा एंट्री जब पेमेंट करना है हमको, किसको पेमेंट करना है, रागिनी लिमिटेड को यानी वेंडर को, ठीक है। तो जब पेमेंट करेंगे तो हम इसको डेबिट करेंगे, यहां लायबिलिटी है, अब ये लायबिलिटी को पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी कैंसिल करोगे ना जी। लायबिलिटी यहां पर 5 लाख रुपया देखो माइनस में है, तो 5 लाख अब इसको प्लस करके 0 कर देंगे, पेमेंट कर रहे हो तो यहां पर लिखोगे रागिनी लिमिटेड, यहां पर लिखोगे अब सेकेंड एंट्री में कि वेंडर या नाम लिखना है तो रागिनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। नाम दिया रहेगा तो नाम लिख लेना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रागिनी लिमिटेड को हम लोग डेबिट कर दिए, देखो यहां पर कितना 5 लाख रुपया, जितना से क्रेडिट किया था उतना से डेबिट कर दिए। 2 इसका पेमेंट देखो 2 से कर रहे हो, एक शेयर में एक बैंक में, कौन सा शेयर दे रहे हो, इक्विटी शेयर, तो 2 यहां पर आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट,
और बाकी पेमेंट यहां पर बैंक के माध्यम से कर रहे हो तो बैंक अकाउंट। अब देखो 4,40,000 का शेयर दे रहे हो तो 4,40,000 यहां पर लाओगे कैपिटल में, और जो बैलेंस बच गया 60,000 ये चला गया पेमेंट में। तब बिंग पेमेंट मेड ऑफ परचेज कंसीडरेशन टू रागिनी लिमिटेड, ऐसे लिख लेना पेमेंट की हो तो, ठीक है ना। तो ये 2 एंट्री देखो होता है, 2 एंट्री कर दिए, समझ गए बात को। अगर यही शेयर प्रीमियम पर इशू करता तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, इसके पहले वाला लेक्चर में देख लेना भाई, सब वर्किंग किया हुआ है, पूरा एंट्री भी समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो पूरे टॉपिक में आज का जो टॉपिक था मेरा, इसकी पूरी टॉपिक को समझाते हुए मैं कॉलम भी बना दिया यहां पर, ठीक है ना। और कॉलम बना के देखो कंप्लीट इसका जर्नल भी सिखाया। होप कि आप सारे बच्चों को ये पूरी क्लास पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इस टॉपिक को यहीं पर देखो, या इस लेक्चर को यहीं पर एंड करूंगा, क्योंकि अदर देन कैश से रिलेटेड मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आप बुक से जाके प्रॉब्लम खोजोगे, बनाओगे तो डिफरेंट टाइप की इसी में प्रॉब्लम्स मिलेंगे, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करते रहो, बहुत कुछ सीख जाओगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं बार बार बोलता हूं प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बात करेंगे इस चैप्टर में फॉर फ्यूचर रीइश्यू एंड प्रोराटा को लेकर। अदर देन कैश टॉपिक मेरा समाप्त हुआ देखो, ठीक है। तो चलो हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक विदाउट एनी कट इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखिए, और वीडियो लेक्चर पसंद आ जाए तो लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, ठीक है। वीडियो को जो लोग भी नए अभी स्टूडेंट हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरा कोई भी वीडियो ऐप का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आपके पास फट से पहुंच जाए और आप उस लेक्चर का बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। और मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपको पसंद आ रहा है चीजें तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में, नियर एंड डियर जो भी स्टूडेंट हैं उनके बीच में आप इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास का बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।